प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उपविषय पाठ 14 आर्यभट्टः व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से उपविषय पाठ 14 आर्यभट्ट का अध्ययन करेंगे। आर्यभट्ट को सभी जानते हैं। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। उनके असाधारण वैदुष्य का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया गया है। यानी आर्यभट्ट ने इस पाठ में बताया है कि जो हमारे ग्रहण का कारण है वो सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी, ये तीनों ही हैं। राहु तथा केतु नामक जो राक्षस हैं वो ग्रहण का कारण नहीं है। उनका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, यह सब उन्होंने अपने द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में लिखा है। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी और कर्म क्षेत्र भी उनका वही था, यानी उनको ही उनकी पाटलिपुत्र को कर्म भूमि भी माना गया है। उन्होंने माना कि सूर्य भ्रमण करता है तथा पृथ्वी स्थिर है। आर्यभट्ट ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी ही भ्रमण करती है तथा सूर्य स्थिर है। प्रारंभ में समाज के ठेकेदारों ने या नए वैज्ञानिकों ने इसको मानने से इनकार किया, लेकिन बाद में सभी आर्यभट्ट का सम्मान करते हैं। आर्यभट्ट के द्वारा पहला उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अब पाठ को पढ़ने से पहले बेटा हम कठिन शब्दों के अर्थ की जानकारी प्राप्त करें। हमारे पाठ से संबंधित कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। शब्द अर्थ: उदेति, उदय होता है। लोके, संसार में। अवबोध्यम, समझने योग्य। अचलः, स्थिर। चलाह, अस्थिर। स्वकीय, अपने। अक्षय, धुरी पर। उदेति, उदय होता है। लोके, संसार में। अवबोध्यम, समझने योग्य। अचलः, स्थिर। चला, अस्थिर। स्वकीय, अपने। अक्षय, धुरी पर। घूर्णति, घूमती है। सांप्रतम, इस समय या अब। सुस्थापितः, भली भांति स्थापित। प्राथम्येन, सर्वप्रथम। निक्षा, निकट। अनुमीयते, अनुमान किया है। कर्म भूमि ही, कर्म क्षेत्र। आसीत, थी। उपहास पात्रम, हंसी के पात्र। काल अतिगामिनी, समय को लांघने वाली। प्रकटितः, व्यक्त किया। वस्तुतः, वास्तव में। शिखर पुरुषः, सर्वोच्च व्यक्ति। प्यारे बच्चों, पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम पाठ के अनुवाद को जानते हैं। हमारे पाठ का अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। सूर्यो अचलः, पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घृणति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तो अयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। पृथ्वी स्त्राः वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टाः। पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा से उदय होता है सूर्य। पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, पश्चिम दिशा में छिप जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा ही संसार में देखा गया है। परम नयनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु यह नहीं जानते यत सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अक्षे घृणति, जो अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, बस यही
सुस्थापित सिद्धांत है, भली भांति माना गया सिद्धांत है। सिद्धांतो एवं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः है, इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने बनाया स आसीत महान गणितज्ञ, वह थे महान गणित को जानने वाले ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट। पृथ्व्या स्त्रावर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरायाम, इस प्रचलित परंपरा का तेन प्रत्यादिष्टा उन्होंने खंडन किया। अनुवाद करते हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में छिप जाता है, ऐसा ही संसार में देखा गया है, परंतु इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत अब पूरी तरह स्थापित है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिन्होंने प्रारंभ किया वह महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरितं यद् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां शिथिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम् अवस्थित मानवः पृथ्वीं शिथिराम् अनुभवति, सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। तेन उदाहरितम, उन्होंने उदाहरण से, गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील यानी चलती हुई नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है, अन्यांच और दूसरे पदार्थों को गतिशील यानी चलता हुआ जानता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथ्व्याम, इसी प्रकार या इसी तरह ही गतिशील युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इसी तरह ही गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। अब उसने कहा कि गतिशील नौका में, यानी जब हम नौका में बैठते हैं तो नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को तो स्थिर अनुभव करता है तथा जो साथ में पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको गतिशील जानता है। उसने कहा कि पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 ईस्वी शताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्ष्य आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान् इति, आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेनेव ऐसा, उनके द्वारा, विरचिते रचित, आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख किया गया है। ग्रंथोऽयं यह ग्रंथ तेन उसने त्रयोविंशतमे वयसि विरचितः 23 वर्ष की आयु में रचा। ऐतिहासिक स्रोतों भी इतिहास के स्रोतों से ज्ञायते जाना जाता है यत् कि पाटलिपुत्रम निक्ष्या, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की वेधशाला थी, वेधशाला या प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र में वासित, पाटलिपुत्र में ही थी।
सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। यह ग्रंथ उसने 23वें वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम् आंकलं महत्वम् आदधाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रेण विश्वसिति स्म। गणित पद्धत्या आंकलम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहुकेतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणं तत्र तु सूर्यचंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। अब कहते हैं आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंध बताते हैं, यहाँ संख्याओं के आकलन का महत्व रखता है, आदधाति रखता है। आर्यभट्ट फलस्वरूप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आंकलम आधृत, गणित की पद्धति का आंकलन करके एवं तेन प्रतिपादितम उन्होंने यह सिद्ध किया कि ग्रहण का कारण राहु केतु नामक राक्षस दानवौ राक्षस नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहां तो केवल सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहां संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आंकलन पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है, वहां पर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। अब बेटा जो हमारी लोक मान्यता है उसमें कहते हैं कि राहु और केतु दो राक्षस हैं जिन्होंने अमृत पिया था, अमृत का पान किया था और उस अमृत के पीने से वो अमर हो गए थे। जब वो अमर हो गए थे तो वहां पर उन्होंने कहा कि अब सूर्य पर जो ग्रहण होता है या चंद्रमा पर जो ग्रहण होता है वो उन्हीं के कारण होता है। वो उनको काटते हैं सूर्य और चंद्रमा को और उनको कष्ट होता है इसलिए ग्रहण होता है। लेकिन उन्होंने इस जो ये प्रचलित परंपरा थी उस परंपरा का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि ग्रहण का कारण राहु और केतु नामक राक्षस नहीं है, बल्कि ग्रहण का कारण सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही हैं। और अब ग्रहण कैसे होता है उन्होंने इस बात पर भी बल दिया। सूर्य परितः भ्रमन्तया पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्व्या सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। सूर्य परितः भ्रमन्तया, सूर्य के चारों ओर भ्रमन्तया घूमती हुई, पृथ्व्या पृथ्वी, चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा पथेन घूमने के मार्ग के, संयोगाद संयोग से या अचानक से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या जब पृथ्वी की छाया गिरने से, छायापातेन छाया गिरने से, चंद्र से प्रकाश है चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। तथा उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के बीच में आने से चंद्रस्य छायापातेन चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, दृश्यते दिखाई देता है। अब इसने बताया
कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग में संयोग यानी कारण से आना ग्रहण होता है। फिर जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के बीच में आने से चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्रायः सामान्यजनां काठिन्यम् अनुभवति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः। स पंडितम् अन्यान् उपहासपात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालतिगामिनी आधुनिकी वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। समाजे नूतनानाम समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथे उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, अवहेलना की गई। स पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जातः वह पंडितों तथा दूसरों के द्वारा मजाक के पात्र भी बने। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि कालतिगामिनी दृष्टा फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली थी यानी दूर तक देखने वाली थी। आधुनिकई वैज्ञानिकई तस्मिन आधुनिक वैज्ञानिक उनका तथा उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट करते हैं या आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके प्रति तथा उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। पहले समाज में इस चीज को स्वीकार करने में लोगों को कठिनाई अनुभव हुई, लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने भी इस चीज का विरोध किया कि ऐसा नहीं है, ग्रहण का कारण केवल दो राक्षस ही हैं। लेकिन जब उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत को माना, तब लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ग्रहण किस कारण से होते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए या नहीं माने गए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया सौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। अस्मादेव कारणाद् यही कारण है अस्माकं हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में असौ एकः उन दोनों में वह एक शिखर पुरुष थे या श्रेष्ठ पुरुष थे।
अब इन्होंने कहा कि यही कारण था कि हमारे पहले उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान की परंपरा दोनों में आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष थे या सर्वोच्च व्यक्ति थे। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने व्याख्यान में अब तक कठिन शब्दार्थ व पाठ का अनुवाद किया। पाठ में हमने पढ़ा आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसका खंडन किया, यह सब हमने पढ़ा। उनके जन्म के बारे में उनके ग्रंथ में ही लिखा गया है, आर्यभट्टियम में। और उन्होंने जब वो ग्रंथ लिखा उस समय उनकी उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा था। दशमलव की खोज भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। यह सब हमने अपने इस व्याख्यान में पढ़ा। अब हम अपने व्याख्यान में अभ्यास कार्य को करते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है संस्कृत में उत्तर हमारे पहले वन वर्ड होते हैं, फिर फुल सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम उत्तर लिखेंगे एक पद में, फिर हम करेंगे पूरे वाक्य में। पहला प्रश्न है, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा से उदय होता है? तो सबको पता है सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। तो उत्तर लिखेंगे पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा से। प्रश्न 2, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में। उत्तर पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में। प्रश्न 3, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कः अस्ति। महान गणित ज्योतिष को जानने वाले कौन हैं? तो कौन है? उत्तर आर्यभट्टः, आर्यभट्ट। प्रश्न 4, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा या रचना की? उत्तर आर्यभट्टियम। प्रश्न 5, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? उत्तर आर्यभट्टः, आर्यभट्ट। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कः सुस्थापितः सिद्धांतः। कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है? सूर्य अचलः पृथ्वी च चलेति सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, यही सुस्थापित सिद्धांत है। प्रश्न 2, चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? उत्तर यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न 3, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? उत्तर पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। पृथ्वी सूर्य के बीच में आने से चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है या दिखाई देता है। 4, आर्यभट्टस्य विरोधः किम अर्थम अभवत्। उत्तर समाजे नूतनानां विचाराणां स्थापनायां आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। समाज में नए विचारों को स्थापना करने के लिए आर्यभट्ट का विरोध हुआ। प्रश्न 5, प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम्। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट
क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया। आर्यभट्टस्य योगदानम अवलोक्यम प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। आर्यभट्ट के योगदान को देखकर प्रथम उपग्रह, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। प्रश्न 3, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब ये प्रश्न भी हमारा पिछले अध्यायों में भी आया है, प्रत्येक पाठ में यह प्रश्न आता है, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब यहाँ पर पद को रेखांकित किया गया है, उसके आधार पर आपको उसका उत्तर देना है। और ये आप प्रश्न कैसे करेंगे, जब आपको किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों तरह से याद होगा, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। आइए जानते हैं। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। पश्चिमायाम कस्याम। पृथ्वी स्त्राः वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, कथम, यानी पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा का प्रचलित परंपरा का क्या किया उन्होंने, खंडन किया। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते केन। प्रश्न 4, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति के। सामान्य जनाः यानी बहुवचन में प्रयोग हुआ है के। फिर है पृथ्वी सूर्ययो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति कयो। अब यहाँ पर बेटा पश्चिमाम कस्याम, परंपराया कथम, गणित ज्योतिष केन, सामान्य जनाः के, पृथ्वी सूर्यो कयो। प्रश्न 4, मंजूषा से पदों को लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम। अब यहाँ पर मंजूषा में आपके पद दिए गए हैं, उन पदों की सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। आइए अपने पद की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। यहाँ पर क्या आएगा, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा से अस्त हो जाता है। 2 है सूर्य अचलः पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चला। पृथ्वी स्वकीय अक्ष से घूर्णति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो क्या आ जाएगा, पृथ्वी। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहणम भवति। क्या आ जाएगा, तदा। यदा और तदा युग्म बताए थे आपको। नौकाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्त्राम अनुभवति। नौका में बैठा हुआ मानव क्या करता है, नौका को स्थिर अनुभव करता है। यहाँ पर जो मंजूषा से पद लिए उनको मैंने रेखांकित कर दिया, आप अपनी पुस्तक में बेटा भर लेना। प्रश्न 5, संधि विच्छेद कीजिए। अब यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनका आपको संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द है ग्रंथो अयम, ग्रंथः जमा अयम। दूसरा शब्द है सूर्याचलः, सूर्य जमा अचलः। तथैव, तथा जमा एव। काल अतिगामिनी, काल जमा अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम जमा उपग्रहस्य। प्रश्न 6, निम्नलिखित पदों के विपरीतार्थक पद लिखिए। अब यहाँ पर बेटा पद दिए गए हैं, उनके विपरीतार्थक पद लिखने हैं। वो पद मैंने इनके सामने ही लिखे हैं, आप अपनी पुस्तक में भर लेना। उदः अस्तः, अचलः चलः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः गतिशीलः या अस्थिरः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पातालस्य।
निम्नलिखित पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। संसारे इदानीं वसुंधराम समीपम गणनम राक्षसौ। ये पद आपके दिए गए हैं, इनके आपको समानार्थक पद लिखने हैं। संसारे लोके, इदानीं सांप्रतम, वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निक्षा, गणनम आंकलनम, राक्षसौ दानवौ। अब संसारे संसार में, लोके लोक में, दोनों का मीनिंग एक है। इदानीम अब, सांप्रतम अब, वसुंधरा पृथ्वी, पृथ्वी वसुंधरा, समीपम नजदीक, निक्षा नजदीक, गणनम गणना करना, आंकलनम का अर्थ भी गणना करना, राक्षसौ राक्षस, दानवौ राक्षस, दोनों का यानी समानार्थक पद हमने पाठ से चुनकर लिखे। प्रश्न 7, निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पद दिए गए हैं, इन पदों के आधार पर वाक्य रचना करनी है। जैसे हम अनुवाद करते हैं, पिछले अध्याय में भी हमने अनुवाद वाले प्रश्न को किया है। आप वाक्य और भी बना सकते हैं, जो मैंने बनाए हैं उनके अतिरिक्त और वाक्यों का भी आप निर्माण कर सकते हैं। पहला है हमारा पद सांप्रतम। सांप्रतम विज्ञानस्य युगम अस्ति। अब विज्ञान का युग है। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः, यह सिद्धांत सुस्थापित है। आप और भी वाक्य बना सकते हैं। निक्षा निकट, ग्रामम निक्षा तडागः अस्ति, गांव के निकट तालाब है। परितः नगरम परितः वृक्षाः सन्ति। उपविष्टः बैठ जाओ, सर्वे छात्राः उपविष्टः, सभी छात्र बैठ जाओ। कर्म भूमि एषः मम कर्म भूमि अस्ति, यह मेरी कर्म भूमि है। वैज्ञानिकः वैज्ञानिकः अन्वेषणं करोति, वैज्ञानिक खोज करते हैं। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। प्यारे बच्चों, हमारा आज का यह व्याख्यान पाठ 14 आर्यभट्ट अभ्यास कार्य सहित पूर्ण हुआ। आज आपको गृह कार्य में कठिन शब्दार्थ, पाठ का अनुवाद व एक पद में उत्तर दीजिए और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। यह सब आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। इसके अतिरिक्त शेष बचा हुआ व्याख्यान आपको अपनी पुस्तक में भरना है। जिन बच्चों के पास अभी भी पुस्तक नहीं है, उन बच्चों को यह व्याख्यान अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना और याद करना है। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान हमारा पूर्ण हुआ। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।